आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद आपको बिल्कुल उल्टी लगे। मतलब जब भी हम भारत के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? बढ़ती हुई आबादी, है ना? दशकों से हमारी सारी नीतियां इसी बात पर फोकस रही हैं कि भाई जनसंख्या को कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत का ही कोई राज्य अचानक अपने नागरिकों से ये कहने लगे कि आप ज्यादा बच्चे पैदा कीजिए और इसके लिए हम आपको पैसे देंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐसा ही हैरान करने वाला कदम उठाया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। भाई 40,000 रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह घोषणा की है कि जो परिवार अपना चौथा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार सीधा 40,000 रुपए का नगद इनाम देगी। भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या विस्फोट हमेशा से एक बहुत बड़ी चिंता रही है, वहां किसी राज्य सरकार का सीधे तौर पर कैश देकर लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज करना वाकई एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कदम है। अब इस पूरी स्थिति में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक विडंबना या कहें कि एक बड़ा ही दिलचस्प ट्विस्ट छिपा है। आपको याद होगा 1990 के दशक में यही मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जनसंख्या नियंत्रण के सबसे बड़े समर्थकों में से एक हुआ करते थे। उन्होंने नसबंदी कार्यक्रमों और हम दो हमारे दो जैसी नीतियों को राज्य में बहुत सख्ती से लागू किया था। लेकिन आज 2024 में नीतियां बिल्कुल 180 डिग्री घूम चुकी हैं। जो नेता कभी छोटे परिवार की जोर शोर से वकालत करता था, आज वही बड़े परिवारों को बढ़ावा देने के लिए कैश बांट रहा है। आखिर इन कुछ दशकों में ऐसा क्या बदल गया, यही तो असली सवाल है। तो आज के इस चर्चा में हम इसी बदलाव को गहराई से समझेंगे। हम देखेंगे कि ये चौंकाने वाला नीतिगत बदलाव क्या है, इन नए इंसेंटिव्स के अंदर की बात क्या है, वो डेमोग्राफिक दुविधा क्या है जिसने सरकार को डरा रखा है, परिवारों का आकार आखिर छोटा क्यों हुआ, सीटों के परिसीमन की चिंता क्या है और इस पर क्या राजनीतिक बहस चल रही है। तो चलिए सबसे पहले इस चौंकाने वाले नीतिगत बदलाव के डिटेल्स देखते हैं। सरकार ने एक पूरा टियर सिस्टम यानी एक श्रेणीबद्ध प्रणाली बना दी है। अगर किसी परिवार में दूसरा बच्चा होता है तो उन्हें 25,000 रुपए मिलेंगे। तीसरे बच्चे पर यह राशि बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगी और चौथे बच्चे पर सीधा 40,000 रुपए। अब इस वित्तीय लाभ को पाने की कुछ शर्तें भी हैं। सबसे बड़ी बात कि परिवार का राज्य का स्थायी निवासी होना जरूरी है और यह योजना एक निश्चित कट ऑफ तारीख के बाद जन्म लेने वाले बच्चों पर ही लागू होगी। यहां सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री का नजरिया अब पूरी तरह बदल चुका है। अब वो बच्चों को राज्य के लिए कोई आर्थिक बोझ नहीं बल्कि एक अहम आर्थिक संसाधन, एक असली संपत्ति मान रहे हैं। आइए अब इन नए इंसेंटिव्स के अंदर की बात यानी इसके पूरे फ्रेमवर्क को समझते हैं। सरकार सिर्फ शुरुआती कैश देकर जिम्मेदारी खत्म नहीं कर रही है। उन्होंने जनसंख्या प्रबंधन के लिए एक पूरा लाइफ साइकिल अप्रोच तैयार किया है जिसके 5 प्रमुख चरण हैं। पहला है मातृत्वम यानी सुरक्षित मातृत्व। दूसरा शक्ति, जो महिला सशक्तिकरण पर फोकस करता है। तीसरा एक क्षेम यानी बच्चे की संपूर्ण भलाई। चौथा नैपुण्यम यानी युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट। और पांचवा है संजीवनी, जो बेहतरीन हेल्थ केयर से जुड़ा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार बच्चे के जन्म से लेकर उसके युवा होने तक का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम तैयार कर रही है। और यह सपोर्ट सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीनी स्तर पर इसके कई अतिरिक्त लाभ भी दिए जा रहे हैं, जैसे 18 साल की उम्र तक मुफ्त शिक्षा, साथ ही 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए का पोषण सहयोग यानी न्यूट्रिशनल सपोर्ट। काम करने वाले माता पिता के लिए पूरे 12 महीने की पेरेंटल लीव देने पर भी विचार हो रहा है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, तो बता दें कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। परिवार राज्य के नागरिक सेवा पोर्टल के जरिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड का उपयोग करके सीधे आवेदन कर सकेंगे। पोषण और शिक्षा लाभ पाने के लिए बच्चे के जन्म के पहले 60 दिनों के भीतर ऑनलाइन अप्लाई करना जरूरी होगा। अब बात करते हैं उस डेमोग्राफिक दुविधा की, उस गणित की जिसने सरकार को इतने कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इसे समझने के लिए हमें टोटल फर्टिलिटी रेट या टीएफआर को समझना होगा। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक महिला द्वारा अपने पूरे जीवन काल में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या है। किसी भी राज्य या देश की जनसंख्या को बिल्कुल स्थिर रखने के लिए, मतलब जितने लोग दुनिया से जा रहे हैं उतने ही नए लोग आएं, इसके लिए टीएफआर का ठीक 2.1 होना जरूरी है। इसे रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं।
अगर ये 2.1 से नीचे जाता है तो समझ लीजिए कि भविष्य में आपकी आबादी सिकुड़ने लगेगी। अब जरा आंध्र प्रदेश के आंकड़ों पर नजर डालिए। 1993 में यहां का TFR 3.0 था, यानी आबादी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन आज ये गिरकर सिर्फ 1.5 रह गया है। 2.1 के उस आदर्श रिप्लेसमेंट स्तर से बहुत नीचे। इतनी तेज गिरावट भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिली हो। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पा रही है, और यही वो आंकड़ा है जिसने राज्य सरकार की नींद उड़ा रखी है। अगर यही 1.5 की दर बनी रही तो भविष्य की तस्वीर बहुत डरावनी हो सकती है। अनुमान है कि 2047 तक आंध्र प्रदेश की लगभग 23% आबादी 60 साल से ऊपर की होगी। इसका लॉन्ग टर्म आर्थिक असर क्या होगा? वर्कफोर्स कम हो जाएगा, लेबर शॉर्टेज आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही जनसांख्यिकीय संकट है जिससे आज जापान, दक्षिण कोरिया और इटली जूझ रहे हैं। वहां भी बुजुर्गों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है और काम करने वाले युवा कम हैं, जिससे पूरे पेंशन सिस्टम और स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश नहीं चाहता कि उसकी हालत भी ऐसी हो जाए। पर यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर परिवारों का आकार इतना छोटा हुआ क्यों? देखिए, समाज में ऐसे गहरे बदलाव रातों रात नहीं आते। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है बढ़ती हुई आय और उसके साथ जीवन स्तर में सुधार। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो ज्यादा बच्चे पैदा करने के बजाय 1 या 2 बच्चों की बेहतर परवरिश और महंगी शिक्षा पर निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा तेजी से होता शहरीकरण, शहरों में रहने का भारी खर्च, संयुक्त परिवारों का टूटकर छोटे न्यूक्लियर परिवारों में बदलना, शादियों में देरी और महिलाओं का अपने करियर को प्राथमिकता देना, इन सब ने मिलकर फैमिली साइज को सिकोड़ दिया है। अब इन सब के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर राजनीतिक पेंच भी है, और वो है परिसीमन या डीलिमिटेशन की चिंता। आज अगर हम भारत के नक्शे को देखें तो एक बहुत ही साफ डेमोग्राफिक डिवाइड नजर आता है। एक तरफ हमारा दक्षिण भारत है, जहां आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का TFR 1.5 तक गिर चुका है, आबादी बूढ़ी हो रही है और वर्कफोर्स सिकुड़ रहा है। और दूसरी तरफ उत्तर भारत है, जहां उत्तर प्रदेश का TFR 2.4 है और बिहार का 2.8। वहां युवाओं की आबादी अभी भी तेजी से बढ़ रही है। ये उत्तर और दक्षिण का जो कॉन्ट्रास्ट है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा कर सकता है। और इस बवाल की जड़ में है लोकसभा सीटों का बंटवारा। हम जानते हैं कि संसद में सीटें आबादी के हिसाब से तय होती हैं। अब दक्षिण के राज्यों को इस बात का गहरा डर सता रहा है कि उन्होंने तो दशकों तक केंद्र की बात मानकर जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया, लेकिन क्या अब उन्हें इसी बात की सजा मिलेगी? आबादी कम होने की वजह से क्या आने वाले परिसीमन में संसद में उनकी राजनीतिक सीटें और ताकत कम हो जाएगी, जबकि उत्तर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा? ये वो गहरी चिंता है जो इस नई पॉलिसी के बैकग्राउंड में बहुत जोरों से काम कर रही है। जाहिर है, इतने बोल्ड और चौंकाने वाले फैसले के बाद एक तीखी राजनीतिक बहस तो छिड़नी ही थी। सत्तारूढ़ TDP पार्टी इस फैसले को एक बेहद दूरदर्शी कदम बता रही है। उनका कहना है कि आंध्र प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है जिसने भविष्य के इस बड़े आर्थिक और सामाजिक संकट को समय रहते भांप लिया है। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक राज्य की GDP को $2.4 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए, और TDP का सीधा सा तर्क है कि भाई, इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें एक बहुत बड़ी और युवा वर्कफोर्स की जरूरत होगी ही होगी, इसलिए ये नीतियां एकदम सही हैं। लेकिन विपक्ष इसे सिरे से खारिज कर रहा है। विपक्षी दल YSRCP ने इस पॉलिसी की कड़ी आलोचना की है। वो कह रहे हैं कि राज्य की माली हालत पहले ही खस्ता है, हम भारी कर्ज में डूबे हैं और बेरोजगारी आसमान छू रही है। ऐसे में जब राज्य अपने युवाओं को नौकरियां ही नहीं दे पा रहा है, तो तीसरे और चौथे बच्चे के लिए 30,000 या 40,000 रुपए नकद बांटने का वादा पूरी तरह से हवा-हवाई और नामुमकिन है। कुछ और आलोचकों का तो यहां तक कहना है कि जनसंख्या बढ़ाने के बजाय दक्षिण के राज्यों को केंद्र से बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग करनी चाहिए। तो आखिर में हम एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या वाकई सिर्फ कुछ नकद पैसे और सरकारी इंसेंटिव्स देकर उन गहरे सामाजिक और आर्थिक बदलावों को पलटा जा सकता है जो दशकों में बने हैं? क्या कोई भी परिवार सिर्फ 30 या 40,000 रुपए के वन टाइम बोनस के लिए आज के दौर में एक बच्चे की पूरी शिक्षा और पालन पोषण का लाखों रुपए का जीवन भर का खर्च उठाने को तैयार होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन इस एक कदम ने पूरे देश के सामने भविष्य की चुनौतियों को लेकर एक बहुत ही जरूरी बहस जरूर छेड़ दी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये सोचने वाली बात है।